तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और अब रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बीते दिनों यूके एसएसएससी पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से तमाम युवा सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने सरकार के सामने दो मांगे रखी थी, जिन पर युवाओं के भविष्य को देखते हुए आज ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 21 सितंबर को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने का निर्णय लिया था और मुख्यमंत्री ने ये फैसला एकल सदस्य जांच की रिपोर्ट आने के बाद लिया। जांच रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद से युवाओं की मांग को देखते हुए परीक्षा रद्द कराने की सिफारिश भेजी गई थी। बता दें कि सीएम धामी ने कहा है कि सरकार युवाओं के हित में हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी दोनों प्रमुख मांगों को माना गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अब आयोग ही परीक्षा रद्द कराने की औपचारिकता आदेश जारी करेगा। सरकार का ये फैसला युवाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से पेपर लीक मामले की जांच और परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी दो मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी दो मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा निरस्त करने का जो प्रकरण है, जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो गई है, मैंने आयोग को उसको भेज दिया है। जब हमारे सभी बच्चे उस समय उन्होंने अपनी बात रखी थी, उनकी दो मांगे थी। एक तो कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि हम उनकी पहली मांग जो सीबीआई वाली है, वो तत्काल सीबीआई को संस्तुति। बता दें कि यूके एसएससी को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। युवाओं की मांग पर रद्द की गई परीक्षा, इसके साथ ही 21 सितंबर को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये फैसला एकल सदस्य जांच की रिपोर्ट आने के बाद लिया है। बता दें कि धामी सरकार का ये बड़ा फैसला है, जहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने का निर्णय लिया गया है। युवाओं की मांग पर बड़ा फैसला लिया गया है और युवाओं की मांग पर परीक्षा रद्द कराने का धामी सरकार का बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 सितंबर को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने का निर्णय लिया है। बता दें कि बड़ा फैसला है और मुख्यमंत्री ने फैसला एकल सदस्य जांच की रिपोर्ट आने के बाद लिया है और जांच रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों की बात भी सामने आई है और जिसके बाद से युवाओं की मांग को देखते हुए परीक्षा रद्द कराना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अस्करी जाफरी जी जुड़ चुके हैं हमसे और जानते हैं इनसे कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, क्योंकि धामी सरकार का बड़ा फैसला एक बार फिर देखने को मिल रहा है। पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द कराने का धामी सरकार ने निर्णय लिया है। जी देखिए, बिल्कुल अनीता, क्योंकि 21 सितंबर को पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें लेकर धांधलेबाजी हुई और तमाम जो यूपीएससी पेपर से वो लीक हुए, तो ऐसे में तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उनमें कोताहुल था और आपने देखा एक बड़ा जो है विरोध तमाम जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं, बेरोजगार संघ हैं, उन्होंने किया था। तो लगातार जिस तरह से कई दिन वो आंदोलन चला, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो युवा हैं उनको समझाने की कोशिश की थी। इसके लिए एक ध्यानी एकल सदस्य कमेटी भी बनाई गई थी, जिसको अपनी एक रिपोर्ट जो है पेश कर दी है। अब ऐसे में जो है 12 अक्टूबर को चूंकि परीक्षा होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं रद्द हो गई है। तो ऐसे में
जिस तरह से राज्य सरकार ने इसकी पूरी पैरवी की थी कि पेपर निरस्त होना चाहिए क्योंकि उसमें पेपर लीक हो गया। तो तमाम जो मेहनत छात्र हैं जिन्होंने मेहनत दी थी, एक पूरे साल प्रिपरेशन किया, पूरे साल तैयारी की एग्जाम की, और आप समझ सकते हैं एंड पॉइंट पर वो पेपर लीक हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे प्रदेश के युवा हैं, मेहनतकश युवा हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। लेकिन अभी इसमें जो फाइनल आउटकम है वो भी आना बाकी है क्योंकि इसमें यूपीएससी कब तक ये आदेश जारी करेगा नए सिरे से भर्ती परीक्षाओं को कराने का। तो ऐसे में कहा जा सकता है सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम ऐसे युवा जिनको ये खतरा था कि पेपर लीक होने के बाद जो है फिलहाल ये फैसला आने के बाद जाफरी जी, फैसला आने के बाद युवाओं में तो खुशी की लहर है ही, लेकिन आगे क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होंगे फिर से? देखिए अनीता, इसको लेकर के वक्त वक्त पर एक्सरसाइज की जाती रही है और लगातार जो है धामी सरकार इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। हालांकि पिछली बार भी कई तरह के इस तरह के एक्शन मोड जो है वो नजर आए थे मुख्यमंत्री भूपेंद्र धामी के। लगातार उन्होंने बैक टू बैक मीटिंग्स भी की थी तमाम जो आला अफसरान है यूपीएससी के, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार राज्य सरकार की साख को बट्टा लगता है। ऐसे में कहा जा सकता है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह है, वो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत रहती है। ऐसी जो सेटिंग करते हैं, जो पेपर लीक करा दें, जिस तरह से हाकम सिंह और उनके तमाम साथियों का नाम पहले भी सामने आ चुका था, दोबारा उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा सिंडिकेट है जो उसके पीछे काम करता है अनीता। तो ऐसे में राज्य सरकार की जो जवाबदेही है और राज्य सरकार का कह सकते हैं कि राज्य सरकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले वक्त में वाकई आपका एक ये जो सवाल है, बहुत वाजिब सवाल आपने किया है कि क्या गारंटी है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में राज्य सरकार की जवाबदेही दोगुनी हो जाती है आने वाले वक्त में पेपर लीक ना हो इसके लिए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र धामी लगातार दावा कर रहे हैं, लगातार वो जिस तरह से मीडिया से रूबरू होते हैं, बात रखते हैं, बोलते हैं कि हर एक पहलू पर उनकी नजर है, आने वाले वक्त में ताकि कोई कमी नहीं आएगी। के बीच भी सीएम धामी पहुंचते हैं और खुद जाकर वहां पर वो बात भी करते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की बड़ी मांगी गई है और साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द कराने का निर्णय लिया गया है। यूकेएसएससी के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतुड़ी एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। राज्य गठन के लगभग 25 साल पूरे होने को है, लेकिन उत्तराखंड को अभी तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, जिस कारण पहाड़ों में शिक्षा, चिकित्सा और साथ ही रोजगार की कमी से भारी पलायन हो रहा है। विनोद प्रसाद रतुड़ी 12 अक्टूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं कर देती है। इसके साथ ही रतुड़ी ने उत्तराखंड के सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वो इस जनहित के आंदोलन में शामिल होकर राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने में सहयोग दें। इससे पहले स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति का गठन भी किया गया था और इसी कड़ी में पूर्व आईएएस अधिकारी ने 21 सितंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और इस बार 12 अक्टूबर को देहरादून में धरने के बाद से गैरसैंण में मार्च निकाला जाएगा। और पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतुड़ी का कहना है कि ये मेरी नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हनी पाठक जी जुड़ चुके हैं हमसे और उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। एक बार दिल्ली में मार्च हुआ और एक बार फिर अब देहरादून में मार्च हो रहा है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, ऐसा है माही जी, उत्तराखंड में गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए अगर कार्य किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नहीं तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी किसने बनाई है बताए? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से लेकर वहां पे गैरसैंण में विधानसभा सत्र चलाने तक की संपूर्ण कार्यवाही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, गैरसैंण राजधानी बनाना
हाथ में दही जमाने के जितना काम नहीं है। हर प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और हर प्रक्रिया पूरी करने के बाद जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एकदम न्यायोचित बात करी है कि निश्चित रूप से जनता की भलाई के लिए हर कार्य उत्तराखंड में होगा, तो उसके अनुसार विधिवत सब कार्य प्रणाली को पूरा करने के बाद इस पर भी निश्चित रूप से कार्य होगा। और उत्तराखंड की जनता इस चीज को संपूर्ण तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो कहती है वो कर दिखाती है। विनोद रतूड़ी जी का कहना है कि ये उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है। देखिए, उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई में किस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कार्य नहीं किया। क्या नकल विरोधी कानून के तहत जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो परीक्षा देने जा नहीं रहे हैं, युवा साथी हमारे परीक्षा देने जाएंगे ना, तो नकल विरोधी कानून से मिलने वाला जो लाभ रहेगा वो हमारी युवा पीढ़ी को ही लाभप्रद देगा। और जो 30% महिलाओं को छत्तीस आरक्षण की योजना दी गई है उससे भी हमारी महिलाओं को रोजगार की अपार संभावनाएं देखने को मिलेगी। क्या वो महिलाएं युवा महिलाएं नहीं होंगी? कोई वयोवृद्ध महिला तो रोजगार के लिए जाएगी नहीं और जॉब के लिए जाएगी नहीं, वो हमारे युवा ही जाएंगे ना। और तीसरी बात मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जिस प्रकार से लाभ प्राप्त करी हैं वो भी हमारी महिला जो है वो युवा ही है। तो किस प्रकार से युवाओं के भाग्य का फैसला इस प्रकार से नहीं हुआ? इस प्रकार की चीजों को भी तो बताएं। खेल जैसे महाकुंभ को उत्तराखंड में कराना और उत्तराखंड को एक खेल की राजधानी बनाने की दिशा में नित्य निरंतर कार्य करना, वो भी तो युवाओं के ही दिशा में काम किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य की बात विनोद रतूड़ी जी कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रहा है। बिल्कुल हनी जी, मेरा एक और सवाल है कि लगातार आंदोलन हो रहे हैं, मांगे हो रही हैं, मोर्चे खोले जा रहे हैं, तो इसको स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है? क्या कहा गया हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा? क्या ये कहा गया कि नहीं बनाएंगे? पर बनेगा कब? सबसे बड़ा सवाल तो अगर ये उन्होंने कहा है कि बनेगा, पर बनेगा कब? क्योंकि ये कह रहे हैं जो पूर्व IAS अधिकारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 25 साल हो गए, स्थायी राजधानी बनाने में दिक्कत क्यों आ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठ रहा है। माही जी सुनिए मेरी बात, विनोद रतूड़ी जी को IAS से रिटायर हुए कितना समय हो गया? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना समय हो गया उनको IAS पद से रिटायर हुए? हनी जी, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों की भी कह रही हूँ जो मतलब हमेशा आए दिन ये मुद्दा उठता ही रहता है। माही जी, हनी जी, लेट मी कंप्लीट, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। आज जो टॉपिक मुझे भेजा गया उसमें पूरी तरीके से विनोद रतूड़ी जी की बातों को केंद्रित करते हुए इस टॉपिक को भेजा गया। आपने जो ओपनिंग कमेंट मुझसे लिया वो भी विनोद रतूड़ी जी की बात हुई और उनके आंदोलन को लेकर किया गया। मैं विनोद रतूड़ी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि IAS के पद पर रहते हुए उन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न होने वाली कौन से तरीके को, जिस भी जगह वो पोस्टेड हुए थे उन्होंने उस पर क्या कार्य किया? क्योंकि जो IAS होता है वो जिस जिले का होता है, DM होता है, वो उन चीजों में कार्य करता है। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि तब इनकी आंखें क्यों नहीं खुली कि युवाओं के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, नारायण दत्त तिवारी जी को हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को लिए एक आरक्षण कर दिया था, वो भी मुंह जवानी कर दिया था। उसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लोगों की नौकरी एकदम सड़क पर आ गई थी और उनका भविष्य अधर पर लटक गया था क्योंकि उन्होंने मुंह जवानी आंदोलन में आरक्षण दिया था। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हनी जी। उसको विधानसभा पे पास किया गया, लेकिन हाथ में दही जमाने जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। और जनता हमको इसलिए कह रही है क्योंकि उनको पता है कि किया है और करेगी सिर्फ भाजपा। तो चलिए ठीक है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं और होगा ये कार्य। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बता दें कि पूर्व IAS अधिकारी का अनिश्चितकालीन आंदोलन है और 12 तारीख यानी कि कल से ये धरना शुरू होगा और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग उठी है और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ था। और वहीं विनोद रतूड़ी का कहना है कि ये मेरी नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है।
बता दें कि स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी ने अनिश्चितकालीन धरने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने ये बड़ा मोर्चा खोल दिया है। स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग उठ रही है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रतिमा सिंह, और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी हेलो जी देखिए, बिल्कुल। और 25 साल हो चुके हैं राज्य के निर्माण को, और अब तक जिस तरीके से राजधानी के नाम पर, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा की थी, और वहां पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो विधानसभा भवन हो या वहां पे जो है हॉस्टल हो, सचिवालय है, वो जो भी वहां पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके कांग्रेस पार्टी ने किया था। दुखद ये था, दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि उसके बाद जो है हमारी सरकार नहीं आई, नहीं तो उस वक्त हम उसे सरकार आते ही स्थायी राजधानी घोषित कर देते। और आज भी कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हम 2027 में सत्ता में आते हैं तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर देंगे। देखिए, सरकार है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और हम जल्दी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो करते हैं जो जिनसे उनको सिर्फ राजनीतिक लाभ होता है, वो नहीं करते जिससे जनता का फायदा होता है। जिस भावना को लेकर के इस राज्य का निर्माण किया गया था, उस भावना को कभी समझने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं। एक ऐसा प्रदेश जहां पे जो है लाखों करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति जो है इस प्रदेश के ऊपर, जिस प्रदेश के हर व्यक्ति का रोया रोया कर्ज में डूबा हुआ है, उस प्रदेश को इस सरकार ने दो राजधानियों का बोझ दिया है, जिससे आर्थिकी भी कमजोर हुई है। आप देखिए कि आप गैरसैंण को आप कह रहे हैं जी ग्रीष्मकालीन राजधानी, या इसको कह रहे हैं शीतकालीन राजधानी। गैरसैंण में कितने सत्र आयोजित किए, 3 दिन के लिए जाते हैं, 1 दिन में वापस आ जाते हैं, करोड़ों रुपए हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर का बर्बाद करते हैं। तो सरकार को जनता के हितों से, सरकार को प्रदेश के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। धामी जी जब से सत्ता में बैठे हैं, इस प्रदेश को धरना प्रदेश बना दिया है, खनन माफियाओं का प्रदेश बना दिया है। आज यहाँ पे खनन की स्थिति। प्रतिमा जी लगातार इस राजधानी बनाने की मांग उठ रही है, और पर मुझे ये जानना कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। बहुत टाइम 25 साल, जैसा आपने बोला कि 25 साल हो गए, कहीं ना कहीं ये दिक्कत किस बात के लिए आ रही है? दिक्कत इस बात की है कि मंशा सही नहीं है, इंटेंशन अच्छे नहीं है, चाह नहीं है, पहाड़ पे चढ़ना नहीं चाहते, ये है वजह खास। क्योंकि अभी आपने देखा जब इन्होंने, धामी जी ने जब सेशन करवाया गैरसैंण में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था, न्यूज़पेपर्स में ऐसे छप रहा था कि पहाड़ों पे चढ़ करके पहुंची सरकार गैरसैंण। अरे भाई, पहाड़ के लोग हम लोग हैं, पहाड़ पे ही चढ़ेंगे ना, और कहाँ चढ़ेंगे? कोई स्पेस पे तो पहुंच नहीं गए हैं। आप एक दिन पहुंच के आपने इतना हुल्ला मचा दिया। जो लोग वहां रहते हैं, रोज ट्रैवल करते हैं, रोज आते जाते हैं, उनके बारे में भी जरा सोचिए। तो अगर पहाड़ पे राजधानी होगी, उससे पहाड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, विकास पे बहुत असर पड़ेगा, और जो है सरकार को मुझे लगता है चलाने में भी आसानी होगी। आप वहां पे रह करके वहां के लोगों की परेशानियों को अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस प्रदेश से 2 राजधानियों का जो है बोझ कम हो जाएगा। 2016 में हमने ये अनाउंस किया था और वहां पे तब काम कराना शुरू किया था, पर 17 में दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार नहीं आई। अगर हमारी सरकार होती तो आज इस प्रदेश की राजधानी गैरसैंण ही होती, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, यही वजह है कि इस प्रदेश में 2 राजधानियां संचालित है, जिसमें एक राजधानी तो सिर्फ आपने नाम की बना रखी, क्योंकि आप वहां कुछ नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिमा जी। थैंक यू। बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी का अनिश्चितकालीन आंदोलन का उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, और इसके साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर लगातार मांगे उठ रही हैं। और विनोद राठौड़ जी का कहना है कि ये मेरी नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है। बता दें कि पूर्व आईएएस अफसर ने ये मोर्चा खोला है, और इसके साथ ही उत्तराखंड के भविष्य की बात भी हो रही है। और लगातार 21 सितंबर को बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतुड़ी जी का कहना है कि हमारी लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य की लड़ाई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतुड़ी जी से, और उनसे जानते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में फिलहाल एक तरीके से बोल सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया है। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, बताइए। अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आपने मोर्चा खोल दिया है जी? नहीं, मोर्चा कुछ नहीं खुला है। हमारी एक डिमांड है कि
पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, उत्तराखंड की राजधानी जो 25 सालों से नहीं बन पाई है, और देहरादून अस्थायी राजधानी है गैरसैंण में जी। हमारी जो है दीर्घकालीन राजधानी, तो हम स्थायी राजधानी चाहते हैं गैरसैंण। जी बोलिए। जी जी, तो क्या लग रहा है आपको कि आपके जो आंदोलन खोल रखा है सरकार को, इससे कुछ मांग जो है आपकी पूरी होगी, और कब तक आपको इस तरह की मांगें रखनी पड़ेगी? कल हम धरना कर रहे हैं परेड ग्राउंड देहरादून में 11 बजे से और 6 बजे तक जी। उस धरने से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि 9 नवंबर 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर इसका प्रस्ताव पारित किया जाए कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, और सरकार यदि नहीं मानती तो फिर हम आगे कदम उठाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी और कांग्रेस आपके प्रदर्शन से सुनेंगे, आपकी मांगें पूरी होंगी? नहीं, हमें अपने लेजिस्लेटर पर पूरा विश्वास है, और हम तो चाहते हैं कि वो इस मैटर को जल्दी सॉल्व करे, क्योंकि ये विधानसभा का अधिकार है। क्योंकि ये आंदोलन बहुत टाइम से चल रहा है, अभी आप कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार आंदोलन हो चुका है इन चीज़ों को लेकर, और अभी तक कोई भी मांग नहीं मांगी गई है, ना तो इस पर कोई फैसला हुआ है, और ये कब तक होता रहेगा? नहीं, अभी तो हम अनुरोध ही कर रहे हैं। 9 नवंबर के बाद हम जो है देहरादून मार्च करेंगे, और ये भी संभव है कि हम सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाएं। क्योंकि लगातार सरकारें बदल रही हैं, लेकिन हल तो कुछ नहीं निकल रहा है। सरकारें तो भाजपा और कांग्रेस की हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि आप इस प्रदर्शन से सरकार आपकी मांगे मांग लेंगी? नहीं, हम तो अपने जो हमारे विधायिका है उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात मान लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर देहरादून से है, जहां पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ और जाम से निपटने के लिए देहरादून पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने घंटाघर के साथ साथ कई क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, और इस दौरान पटाखा विक्रेताओं को केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं पुलिस ने शहर में 14 पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए हैं, और इसके साथ ही बाजार क्षेत्रों को जीरो जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और ट्रैफिक रेंज में और साथ ही मोबाइल टीमों की तैनाती भी की गई है। साथ ही एफएम रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लगातार ट्रैफिक अपडेट जारी किए जा रहे हैं। पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक प्रयोग करने की अपील की है। ट्रैफिक व्यवस्था खासकर जो त्योहारी सीजन है, इसमें जैसे दिवाली के साथ साथ भैया दूज और आपका जो है धनतेरस और इस तरह तरह के धार्मिक प्रोग्राम भी रहते हैं। इसमें त्योहारों में जो है काफ़ी सारे लोग इवेंट्स भी करते हैं। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए माननीय गृह सचिव महोदय द्वारा भी एक समीक्षा की गई, साथ ही साथ डीजीपी महोदय द्वारा भी की गई, और इसमें कहा गया कि जो भी हमारे अतिरिक्त फोर्स, चाहे वो पीएससी के माध्यम से हो, चाहे पीआरडी के माध्यम से हो, और जो हमारे ऑफिसर्स में रहते हैं, खासकर पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त फोर्स के लिए डीजीपी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो भी पुलिस बल अतिरिक्त मिलेगा उसको भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, ट्रैफिक रेगुलेशन में, चौक चौराहों पर लगाया जाएगा। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था खासकर जो त्योहारी सीजन है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 15 बच्चों की मौत के बाद अब पूरे देश में दवा कंपनियों और दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हरिद्वार और रुड़की में औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, औचक निरीक्षण में कई खामियां सामने आई है। जहां पर उत्पादन चल रहा था तो वहीं मानक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई दी। रुड़की और भगवानपुर में केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग और उत्तराखंड ड्रग्स विभाग की टीम ने सिरप बनाने वाली 3 कंपनियों और कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। वरिष्ठ औषधि निरीक्षण अनीता भारती की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई के दौरान सिर्फ एक कंपनी में सिरप बनाते मिले, तो वहीं पशुओं के लिए सिरप तैयार कर रहे थे। टीम ने सभी कंपनियों को मानक के अनुरूप ही उत्पादन करने के सख्त निर्देश भी दिए। टीम ने भगवानपुर और रुड़की की दवा दुकानों में भी जांच की, जहां से शक के आधार पर 5 सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेज दिया गया। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है
मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितताएं मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितताएं मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा बता दें कि दवा दुकानों को लेकर औचक निरीक्षण किया गया है और कई दुकानों का निरीक्षण किया गया है। रुड़की की दवा दुकानों पर भी जांच किया गया है, तो वहीं शक के आधार पर सैंपल भी भेजे गए हैं। बता दें कि हरिद्वार में कफ सिरप कंपनी पर सख्ती देखने को मिल रही है। 3 कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और औचक निरीक्षण के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि औषधि निरीक्षण अनीता भारती की अगुवाई में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान कंपनियों का औचक निरीक्षण किया गया। औषधि विभाग ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 15 बच्चों की मौत के बाद से पूरे देश में मातम पसरा हुआ था, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई की गई। औषधि विभाग ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है और औचक निरीक्षण के बाद से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरसलीन जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि हरिद्वार में कफ सिरप कंपनी पर सख्ती देखने को मिल रही है। क्या कुछ अपडेट है इनके पास? जी अनिता जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला हरिद्वार जिले का है, जहाँ पर विभाग के द्वारा जगह जगह पर निरीक्षण किया जा रहा है। मेडिकल की बात की जाए या कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की बात की जाए या क्लिनिक की बात की जाए, जगह जगह पर वहाँ पर अनिता भारती द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कमियां हैं उनको सख्त आदेश दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो साफ तौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो अनिता भारती हरिद्वार के एक निजी फार्मा कंपनी पहुंची, कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पहुंची और वहाँ पर पहुंचने के बाद वहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जो खामियां पाई गई, इन पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्दी ही इस खामियों को पूरी कर दी जाए। जी, कितनी दुकानों पर यह औचक निरीक्षण हुआ है मुरसलीन जी? जी, आपको बता देना चाहूंगा मैं, लगभग 10 से 15 यहाँ पर मेडिकल हैं और 4 से 5 यहाँ पर कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनको निरीक्षण लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जी, कितनी दुकानों पर खामियां मिली और उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी, जब हमने विभाग द्वारा यहाँ पर बात करनी चाहिए थी, उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी खामियां हैं उन पर निर्देश दिया जा रहा है, जो भी खामियां उनको पूरी करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर जल्दी ही इन खामियों को पूरी नहीं की जाती है तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि हरिद्वार में कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। औषधि विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान कई सैंपल भी लिए गए हैं और इस दौरान इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। औषधि विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपनी पत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का व्रत बड़े ही उत्सव के साथ मनाया। मुख्यमंत्री दंपति ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव पार्वती से समस्त प्रदेशवासियों के सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर गीता धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधि विधान से पूजा किया और करवा चौथ का व्रत संपन्न किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करवा चौथ भारतीय नारी की अटूट आस्था, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है और ये पर्व पारिवारिक जीवन में विश्वास, प्रेम और एकता के सूत्र को और भी अधिक मजबूत करता है। हमारी संस्कृति में नारी का स्थान सर्वोपरि है और करवा चौथ जैसा पर्व हमारे सांस्कृतिक जीवन की सुंदर परंपरा को जीवंत रखता है। मुख्यमंत्री ने कामना की है कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और सौहार्द लेकर आए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।